स्टूडेंट, मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में सभी का स्वागत है। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था एरिया वेक्टर, उसकी डायरेक्शन किधर से किधर लेते हैं, और इसके साथ हमने उसमें पढ़ा था कि सॉलिड एंगल क्या होता है। ये सारी चीजें हमने वहां डिस्कस कर लिया था। अब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी ऐसी चीज है कि उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया या फिर आप कह दो सरफेस, उसके नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट करती है उसके नंबर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जैसे समझने का प्रयास करिए कि कैसे हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहेंगे। जैसे कि आप सोचो कि एक ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो हम इसको थोड़ा सा समझाते हैं, तब डेफिनेशन आपको लिख देते हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ओके। यहां देखिए जो एरिया है, इस एरिया से 1 2 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 होगा। अच्छा, अगर इसमें और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती, जैसे कि इसमें इस समय 5 है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 होगा। तो ये बात समझने की ये है कि इसके नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती है उसके नंबर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। तो आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है भाई? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग नॉर्मली, या परपेंडिकुलरली लिख सकते हो, नॉर्मली थ्रू ए गिवन एरिया is called electric flux, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सरफेस से जो लाइन क्रॉस करती है, ऐसे क्रॉस कर जाए उससे, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड कर रहा है। तो और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, तो आइए हम लोग कुछ चीजें जानते हैं, समझते हैं। जैसे हम एक सिमिलर एरिया लेते हैं, और ये सरफेस एरिया हमने लिया इसमें, और ये एरिया हम लोग लेते हैं इस तरह का। ये भी उतना सिमिलर एरिया कर देते हैं भाई, सिमिलर एरिया दोनों का सेम एरिया है। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो हम इसको ऐसे बना देते हैं भाई, ऐसा करके, ऐसा ना। इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कराते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें जाएंगे। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह की ऐसे निकल रही, एक और यहां निकाल दीजिए, ऐसे ऐसे निकल रही, राइट। और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, ऐसे ऐसे, राइट। अब बात यह है कि यहां का जो एरिया है दोनों वो सेम है, इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2, लेकिन हमने बता दिया कि ये दोनों के एरिया बराबर है। अब एरिया अगर बराबर है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस बात पे निर्भर करेगा कि इसमें किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा क्रॉस कर रही हैं। तो आप देखो इसमें से कितने कर रहे हैं, 1 2 3 4, इससे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। इस वाले से 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो हमने आप पिछली क्लास में पढ़ रखा है
कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती हैं, सोचो यार दिमाग लगा के कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं जा रही हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, ज्यादा होती है, ताकतवर होती है। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होती है वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होती है। तो आप यूं सोचो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा हुई तो क्रॉस ज्यादा करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम क्रॉस कर रही हैं तो उसका फ्लक्स भी कम होगा। इट मीन्स कि आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह इसके फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फील्ड ज्यादा होने का यह मतलब इंटेंसिटी ज्यादा, कि इसमें लाइन नंबर ऑफ लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो ज्यादा इस पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस कर रही है। अगर ऐसा होता है तो भाई ये डायरेक्टली इसके क्या होगा, मतलब फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक विथ ए पर्टिकुलर एरिया इंक्रीजेस, बढ़ जाएगा, राइट। दूसरी चीज हम समझते हैं, ये दूसरी किन चीजों पर निर्भर करता है, आइए उन दोनों चीजों को समझते हैं। हमने यहाँ पर फील्ड एक जैसा लिया है, ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है, आप सबको पता है कि इस तरह का जो होता है वो यूनिफॉर्म फील्ड होती है। तो आइए हम इसमें एक छोटा सा पार्टिकुलर एरिया ले लेते हैं, इस तरह का एक एरिया इस तरह का हमें लेंगे, इस तरह का, थोड़ा हम इसे ऐसे बना देते हैं, राइट। लगे कि ये इस पार से इस पार जा रहा है, अच्छा ऐसे। ये इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। इसकी जो फील्ड है अभी भी बेचारी ही पड़ी, इसमें तब्दीली नहीं हुई है। यहां पर क्या था, दोनों के एरिया सेम थे, फील्ड अलग अलग थी। तो फील्ड अलग अलग थी, इसका मतलब फील्ड अगर इंक्रीज या डिक्रीज करती है इंटेंसिटी फील्ड की, तो ये फ्लक्स क्या करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है ना। यहां पर ये अलग अलग है, इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है। अब आप सोचो कि यहां पर इसके पास कितनी लिंक कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां 1 2, यहां पर कितना 1 2 3 4 5, मतलब 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे क्रॉस कर रही है, इसकी कम है, इसकी ज्यादा है। तो क्या लग रहा है कि अगर फील्ड सेम रही, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बराबर रहती है, तो इसका मतलब है कि एरिया बदलने पर, एरिया अगर बदलता है तो उसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो चीज है वो उसके एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर फील्ड नहीं बदली तो एरिया की क्या करेगी, बदलने से उससे टच होने वाले, मतलब उसको लिंक करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इंक्रीज करेगी। और यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका इंक्रीज करेगा ऑफ कोर्स। एक चीज और है कि यहां पर समझने की बात ये है, ये दो चीजें तो हो गई, इस पर डिपेंड करने लगा, लेकिन कभी यहां पर ऐसा भी हो सकता है क्या, आइए उस चीज को देखते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर ऐसे इससे निकल रही है नॉर्मली, सपोज दैट, और एक ऐसा ही एरिया हमने लिया है, यहां पर सोचो दरअसल इन दोनों एरिया में क्या अंतर है। यहां पर इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भाई इधर है, चलो ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों की डायरेक्शन एक तरफ हो गई, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0। तो यहां पर हो गया 0। चलो इस बात को थोड़ा सा देखते हैं, समझेंगे भी। और यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर, ऊपर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई, तो यहां पर बनने वाला एंगल कितना, 90। भाई देखो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको
उससे गुजरी है। यहां पर भी आप कहोगे अरे ये तो हुआ है, लेकिन यहां दोनों में अंतर क्या है ये समझिए। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर तो क्रॉस कर गई, परपेंडिकुलर क्रॉस की है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ है कुछ। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको टच करके ऐसे करके निकल गई, ऐसे करके इससे टच करते हुए निकल गई। तो यार अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको ऐसे टच करते हुए निकल गई तो आप सोचो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो नहीं बनेगा ना। तो यहां पर क्या अंतर है, यहां पर एक चीज हुआ कि यहां के इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना, यहां के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बना। तो ये तो बात इस तरह की हो गई कि यह इसके एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है। यहां पर एंगल 0 था तो आप कह रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना, यहां पर आपका एंगल 90 रह गया तो आप कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बना, यही ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां बना, यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बन रहा है। तो यहां पर इसका मतलब एक और फैक्टर है जो ये एंगल डिसाइड करता है। एंगल अगर इसका कुछ रहा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ अलग होगा, एंगल कुछ अलग रहा तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ अलग होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक और फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वो है एंगल। अब एंगल में ये चीज समझने वाली ये है कि एंगल में हम कास लिखें कि साइन लिखें। तो यहां देखिए, यहां 90 है तो अगर हम साइन लिखते हैं तो साइन 90 की वैल्यू कितनी भाई 1 होती, यानी कि यहां पर मैक्सिमम फ्लक्स होना चाहिए। लेकिन ये तो हमारा सिद्धांत ये कह रहा है कि अगर उसको ऐसे छूते हुए जाएगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनता है, उसको जब तक वो क्रॉस करके स्पार ना निकल जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, यहां नहीं बनता है, इसके हिसाब से बनता, इसके हिसाब से नहीं बनता। अगर 0 रख दिया जाए साइन के लिए तो नहीं बनता। तो यहां पर हम लोग उस पर पहुंचते हैं कि अगर इसमें लिया जाए भाई कॉस थीटा, तो कॉस पे डिपेंड करता है। यहां कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहां पर अगर परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फ्लक्स बनेगा, ऐसे ज्यादा बनेगा। यहां पर फ्लक्स नहीं बन रहा है, दो चीजों से, एंगल के हिसाब से भी 0 होगा और हम लोग एक जो उसको इमेजिन कर रहे थे, कल्पना कर रहे थे, उसके हिसाब से भी नहीं, वो तो उसको छू कर जा रहा है, ऐसे उसको छू कर जा रहा है। लेकिन जब तक उसको लिंक नहीं करेगा तब तक फ्लक्स नहीं बनेगा। अच्छा, ये 3 चीजें मिली हमको और इन तीनों चीजों को हम एक जगह मिलाते हैं और एक फार्मूला क्रिएट करते हैं, राइट। देखो तो यहां पर क्या होगा आप समझिए इस बात को। यहां पर हम तीनों को एक जगह मिला देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये सब इक्वेशन हमने मान दिया। अब क्या करेंगे, फ्लक्स फाई प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा, यहां से फ्लक्स ई ए इज इक्वल टू, हर बार प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कोई कांस्टेंट लाएंगे, तो हमने यहां पर ये ला दिया। फिर बाद में हम इस कांस्टेंट की जो वैल्यू थी उसको 1 ले लेते हैं। ओके, सबकी वैल्यू 1 करके हम लोग कर लेंगे, 1 कर लें, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इस 0 ले लें इसके लिए, इसकी वैल्यू 1 आए तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी। तब आपका फॉर्मूला कुछ इस ढंग का हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये आपका एक फार्मूला बन गया, बहुत अच्छा सा फार्मूला बन गया। लेकिन जहां पर कॉस आता है, जैसे ए बी कॉस थीटा, तो यार यहां पर तो स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट, तो इसे हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, पुराने वाला जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ रखा है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी नहीं होगा, तो इसे भी हम वैसा ही लिख सकते हैं। तो यह ई वेक्टर फॉर्म में डॉट ए, ये इस तरह का हो गया। तो अब ये लग रहा है कि यहां पर जो कॉस थीटा है वह ई का कोई कंपोनेंट है, एंगल से लगा हुआ। तो देखो ये कौन सा कंपोनेंट लेंगे, इस बात को आप थोड़ा सा देखिए, ध्यान से समझिए। मान लीजिए यह एक एरिया है, ओके, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह क्रॉस कर रही है, ये है जनाब ई, क्या है ये ई है, ओके।
इसका जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी इसके परपेंडिकुलर होगी एकदम, मतलब सीधा सीधा। इनके बीच एंगल चलो ले लो थीटा। अब बोलो इस ई का कौन सा कंपोनेंट लेना है, किस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लेना है। तो हमेशा याद रखिएगा इसका हमेशा इसके डायरेक्शन में लेना है, मतलब एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है ना भाई। एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है, तो इसके डायरेक्शन में कौन कंपोनेंट आएगा, ई कॉस थीटा। एक कंपोनेंट इधर आ गया ई साइन थीटा। तो यार इसमें इसका कुछ लेना देना भी नहीं है, ये तो इसके पैरेलल हो गया, और पैरेलल वाला कंपोनेंट की तो जरूरत ही नहीं है। क्यों, इससे क्या मतलब है ये पैरेलल वाले से, इसका है तो फ्लक्स नहीं बना सकता, तो ये कॉस वाला हम लोग लेते हैं। ओके, तो इस डायरेक्ट के हिसाब से इस तरह का बना लेते हैं। ओके, इनकी जो एसआई यूनिट है वो हम लिख लेते हैं एसआई यूनिट। देखिए इसकी क्या होगी भाई, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो न्यूटन पर कूलम्ब। ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर। ओके, और दूसरी चीज कि ये बोलिए यहां से कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला बोलो भाई, आराम से निकाल लो उसका डायमेंशनल फार्मूला। इसका क्या, यम एल टी पावर -2, राइट, ये फोर्स है, और यहां पर एल स्क्वायर मीटर का स्क्वायर है, तो यहां पर ए टी हो जाएगा चार्ज का। सबको ऊपर कर लीजिए यम, और यहां बोलो एल क्यूब, और ये T -3 A -1। ओके, एक चीज और समझिएगा यहाँ पर, जो इसको हम कई तरह से देख सकते हैं, आपको बता देते हैं हमको। यहाँ पर एक जो ये E आया है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो हमको जो क्वांटिटी मिलती है वो कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ भाई हम लोग लिख देते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे भी समझ सकते हैं। और ये स्केलर क्वांटिटी है, आप समझ गए कि स्केलर क्वांटिटी। जैसे आपको यहां पर एक तरह से मैं और समझा दूं, है ना। देखिएगा, मान लीजिए यह एक जल है, वाटर, पानी आ रहा है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा एरिया लगा दिया, और इस एरिया के साथ हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बर्तन में इसको हम पानी को कलेक्ट करना चाहते हैं, है ना भाई। तो आप ऐसे समझिएगा, ई देखिए यह जो पानी आ रहा है उसके पास क्या है, वेलोसिटी होती है पानी के पास, और उसकी डायरेक्शन भी होती है। इसका मतलब उस पानी को हम वैद्युत क्षेत्र ई कहते हैं। जैसे पानी अगर आता और यहाँ पर एक एरिया हम लगाए रहते, इस तरह का एक प्लेट लगा देते, एक इस तरह का बाउल टाइप का, तो वहां पर क्या होता, उसका एरिया कुछ होता, तो ये पानी इसमें एंट्री कर जाता है। ऐसे पानी एंट्री करके कहाँ आता, यहाँ पर आ जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए जो ये पानी आ रहा है उसको हम समझ लें कि यह वैद्युत क्षेत्र है, जो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाएं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इस तरह की आ रही है, और ये एरिया है, इससे क्रॉस कर गई और कहां पर आता है, यहाँ कलेक्ट होता है। तो आप सोचो यार कि इसमें डायरेक्शन पे ये जो एरिया है वेक्टर, हो तो डायरेक्शन उसके पास होती है, मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। लेकिन जो चीज इसमें कलेक्ट हो रही है, जैसे वाटर कलेक्ट हो गया जगह, तो उसके पास तो वेलोसिटी और डायरेक्शन तो नहीं है, मैग्नीट्यूड है ना केवल। तो वो जो चीज है वो है फाई ई। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसमें हम कुछ चीजें समझते हैं, आइए देखा जाए। तो भाई इसे हम मिटाते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन लोग करते हैं, एन
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सपोज है कितना, ये वेक्टर फॉर्म में हम लिख देते हैं 20I + 30J, और ये है वोल्ट पर मीटर, इज passing through the plane of area of कितना 40 मीटर स्क्वायर। Find electric flux passing through it if surface lies in point 1 XY plane, point 2 YZ plane, point 3 ZX plane, राइट। ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, इसे थोड़ा समझना ही है। हमारे पास जो फील्ड है ना, उस फील्ड को ये है 20I + 30J और ये वोल्ट पर मीटर से रहने देते हैं, और हमारा जो एरिया है वो अपने हिसाब से बदलेगा कि एरिया की डायरेक्शन किधर हो रही है, उसको उसके हिसाब से बदलेंगे। तो पहला हम करते हैं XY प्लेन, मतलब कि जो एरिया दिया गया है, ये देखो OXY से इस डायरेक्शन में I कैप, इस डायरेक्शन में J कैप होता है, इस डायरेक्शन में K कैप, यूनिट वेक्टर आप सब लोग तो जानते ही। तो यहां पर इसका जो प्लेन है, मतलब इसका जो एरिया है वो है A = 40 मीटर स्क्वायर। यस, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी भाई? दो तरफ हम ले सकते हैं, या इसके परपेंडिकुलर बाहर ले सकते हैं या इसके परपेंडिकुलर अंदर ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसके परपेंडिकुलर बाहर, तो आप देखो कि ये बाहर की तरफ कौन है? Z, तो इसका मतलब कि एरिया वेक्टर का बाहर की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा वो K कैप होगा। तो ऑफ कोर्स आप फ्लक्स इसके लिए निकाल सकते हो, phi E = E × A, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर इसकी वैल्यू 20I + 30J और इंटू, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे आप लिखते हो भाई? वेक्टर फॉर्म में, इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिखते हो कि ये 40 किस डायरेक्शन में है? Z डायरेक्शन में, तो यहाँ पर K कैप हो जाएगा, तो ये 40 K कैप। अब बात समझिएगा, इसमें किसी भी डायरेक्शन, इसमें अगर जब आप क्रॉस डॉट मल्टीपल करते हैं तो भाई उसमें आपको I का I के साथ, K का K के साथ, J का J के साथ में करते तो 1 मिलता है। लेकिन यहाँ पर कितना, यहाँ पर तो आपको इसका करना है, तो इसमें कुछ नहीं मिला तो बस आराम से इसको छोड़ दिया, तो कितना आ जाएगा? 0। इसका फ्लक्स 0 होगा। ओके, दूसरे प्लेन में हम लोग चलते हैं। प्लेन नंबर 2 कहाँ लिए जा रहे हैं? प्लेन में, अच्छा, तो ये प्लेन 2 में चलते हैं। ये प्लेन किस किस डायरेक्शन में, ये भी देख लीजिए। ये देखिए x हो गया भाई, y और ये z, तो ये किसमें है? ये y और z में। तो y और z का मतलब भाई इस तरह का हो जाएगा, ऐसा ही ना होगा? हाँ जी, इसका जो एरिया है वो वही है 40 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब बताइए इसके एरिया की डायरेक्शन किधर होगी? सोचो जरा सा, ये इस तरह का है ना, तो ये या तो बाहर होगा या तो इस तरफ होगा, तो हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे, तो x की डायरेक्शन में आएगा इसका एरिया
तो एक्स की डायरेक्शन में कौन है, आई है, तो इसे हम हटा देते हैं इधर तक, क्या आएगा, आई आएगा। तो आपका तब ये फ्लक्स कितना बन जाएगा भाई, फाई इज इक्वल टू, देखिएगा E इंटू ए फार्मूले से, तो E की वैल्यू कितनी 20I प्लस 30J, और इसके साथ कितना भाई 40, इसकी डायरेक्शन उस तरफ लेंगे तो यूनिट वेक्टर आई कैप। अब आई वाले का आई में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 800, इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसा आ जाएगा। इस तरह चलिए थर्ड वाले के लिए करते हैं, नोट कर लिया करिए। थर्ड वाले के लिए क्या होगा, सोचो जरा सा, थर्ड वाला किस किस प्लेन के लिए बात कर रहा भाई, ये या जेड और एक्स के लिए प्लेन में करना है, तो जेड और एक्स प्लेन में। यहां देख लीजिए भाई, ये हो गया आपका वाई, और ये हो गया एक्स, और ये हो गया जेड। तो प्लेन इसी में हम देखेंगे भाई, इसी प्लेन की बात कर लीजिए। यहां बताइएगा इसकी जो डायरेक्शन होगी यूनिट वेक्टर, इसके एरिया वेक्टर की, वो किधर होगी, एरिया वेक्टर की तो वाई की डायरेक्शन में है ना, तो वाई में कौन होता है भाई, जे है ना, तो वाई की डायरेक्शन में जे है, तो इसमें आप कर लो भाई। यहाँ पर फाइव ई फट से लिखते हैं उसी तरह वैल्यू पूरी, तो ये 20I कैप प्लस 30J कैप। इसके साथ सोचो कि ये 40 किस डायरेक्शन में है, वाई वाले में है, तो जे, इसमें तो जे वाला होगा, ये नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा, इतना न्यूटन, वही पूरा फॉर्मूला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। आइए अलग क्वेश्चन करते हैं। और क्या किया जाए भैया, तो इसमें आपको ये करना है कि हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन 2 देख लेते हैं इसको। प्लेन ऑफ स्क्वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड both lie in the plane of paper, plane of paper. Find electric flux passing through it, passing through it। तो इससे गुजरने वाला हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना। तो पहले बात, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बड़ा मजेदार है। एक हमारे पास स्क्वायर है, राइट, ऐसा एक स्क्वायर, और इस स्क्वायर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, ये देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। ये सब ए सपोज दैट है, तो और ए जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी प्लेन ऑफ पेपर में, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो जरा सा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई, इसका जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो इसमें थीटा की वैल्यू कितना 90, तो फ्लक्स यार फाइव इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो इसका कोई भी फ्लक्स नहीं। इसको तो आप उसी तरह भी देख सकते थे कि यहाँ पर ये है और ये प्लेन है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे क्रॉस कर गई है, किसको तो इससे इसके परपेंडिकुलरली जब क्रॉस करती है तब ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बन रहा है। ओके, सो थैंक यू। तो अब देखिए आगे थोड़ा सा हम लोग करते हैं, चश्मिश में लगाते ही बढ़ा दिया आज। अब इसमें आगे हम लोग मिटाते हैं और क्वेश्चन और भी करते हैं। देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स करते हैं।
आइए क्वेश्चन है ए, मतलब ये थर्ड वाला क्वेश्चन। ए सर्कुलर रिंग प्लेस्ड ए सर्कुलर रिंग ऑफ एरिया 10 centimeter square is placed in a uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फील्ड की वैल्यू उसने दे दिया है कि 4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। और ये जो फील्ड है विच एट एंगल 30 विथ the surface are plane। Find the electric flux and the electric flux passing through each। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, इससे पास आउट कितना कर रही है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे ये करते हैं कि 30 एंगल पकड़ लिए और इसी से काम चला लेते हैं, एरिया आ गया, सब ठीक समथिंग हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देखो वो चीज जो पकड़ना वो मैं आपको समझाता हूँ। इसका जो एरिया है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इस मीन्स 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है, तो आप जानते हो। तो 10⁻³ मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। और इसका जो ई है वो कितना है भाई, वो है 4 × ये तो मैग्नीट्यूड है 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ऐसा है। और यहाँ एंगल जो थीटा है वो नहीं करेंगे आप, जैसे ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर इसे रखें और आपका काम चल जाए। ऐसे cos थीटा मतलब 30 रख दो यार, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं होगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे होगा वो क्वेश्चन। ऐसे इसका एरिया है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है ना। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ है, हुआ इस तरह का है। ये जो प्लेन है मतलब ये जो इसका ऐसे तल है वो एंगल बना रहा है कितना 30। ये एंगल 30 है और किसके साथ, ई के साथ बना रहा है ये वाला। लेकिन हमें क्या करना है कि जो एंगल ये थीटा होता है वो ई और ए के बीच में होता है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा भाई, इसके ठीक परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर इधर हो गया। अगर ये 30 निकला तो भाई ये कितना हो जाएगा 60। तो हम लोगों को किसके बीच का एंगल चाहिए, ई और ए के बीच का। तो ये आप थीटा की वैल्यू 30 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 60। तो इसकी वैल्यू ई की कितनी 4 × 10⁶, 10 यहाँ पर 3 माइनस में और ये cos 60। इट मीन्स ये 3 निकल जाएगा इसमें से, नहीं निकलेगा 3 और यहाँ 1/2, यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा ना। तो 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इतना हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन कर लिए होंगे। आगे नो चले, हाँ वीडियो को पुश करके भी कर सकते हो। अब हमें फाइंड करना है, ये चलो क्वेश्चन नंबर समथिंग था, अब अलग से कर लें। यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है इस तरह का है, और यहां पर ये है आपका एक सिलेंडर, ये सिलेंडर ओके। और इसमें जो फील्ड है वो सपोज दैट किस डायरेक्शन में है,
एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में है यह फील्ड, तो हमने इसको एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में फील्ड को दिखा दिया। अब इसका फ्लक्स हमें निकालना है, तो इसका फ्लक्स कई जगह इसको करना पड़ेगा। अगर हम इसमें इस वाले प्लेन वाले सरफेस के ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गई भाई, सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना। तो इसके लिए एरिया वेक्टर भी किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में होगा। अगर हम इस वाले सरफेस की बात करेंगे तो इसके लिए बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और यहाँ पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। ओके, फिर आप सोचो थोड़ा सा इमेजिन करके कि जो वो कर्व होगा इस तरह का नहीं होगा भाई, ये वाला पोर्शन, उसमें एक छोटा सा पोर्शन आप काट लो ऐसा कुछ, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भाग रही भाई, ये इधर हो गई है ना, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसके लिए तो इधर होगा। उसी तरह ऊपर वाले के लिए एरिया वेक्टर ऊपर हो जाएगा, इस सामने वाले के लिए इधर हो जाएगा, इधर वाले के लिए इधर हो जाएगा, और नीचे वाले के लिए नीचे होगा। तो सबका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली बाहर आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो इन सभी के लिए एंगल कितना बनेगा भाई, एंगल 90 बनेगा, एंगल 90 बनेगा। तो इसका टोटल फ्लक्स हमें निकालना है, टोटल फ्लक्स। तो इसके लिए टोटल फ्लक्स भाई हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो इसके लिए अलग अलग तरह की, इसे चलो हम S1 कह देते हैं, इसे S2 कह देते हैं, 1 2 कर रहे हैं, 1 2 और इसके लिए 3, राइट। तो हमारा फ्लक्स क्या क्या होगा भाई, ये फ्लक्स निकालना है। तो हम एक बार इसके लिए 1 वाले के लिए करते हैं, तो EDA प्लस इस दूसरे वाले के लिए क्या करते हैं, और यहाँ पर E वेक्टर फॉर्म में लिखो यार, नहीं होगा। और ये तीसरे वाले के लिए क्या कर लीजिए, ऐसे टाइप कर सकते हो। चलो सबके लिए रखते हैं, सबके लिए हम लोग एरिया सपोज दैट ए कर लेते हैं। इसके लिए पहला वाला कौन है, ये वाला है, तो बोलो यार इसके लिए क्या होगा, EDA cos 180 होगा, प्लस दूसरे वाले के लिए इसके लिए बोलो कितना, बोलो जल्दी जल्दी, EDA cos 0, और इस वाले के लिए थर्ड वाले के लिए EDA cos 90। मतलब जितना भी कर वाले के लिए हम पोर्शन करेंगे उस सब कर वाले के लिए कितना हो जाएगा, 0। तो ये कर वाले के लिए तो 0 हो जाएगा, इसका काम खत्म। इनको आइए देखते हैं, तो इसका फ्लक्स क्या होगा भाई। तो ये छोटा सा एरिया हमने लिया, तो ये टोटल एरिया हमने तो ये रखा है, तो आपका EA cos 180 की वैल्यू -1, इसकी बोलो उसी तरह इसके एरिया को हमने पूरा रखा है A, और इसकी वैल्यू +1, तो कितना आएगा भाई, यहाँ -EA, यहाँ पर +EA, टोटल कितना 0। तो इससे निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, राइट। बड़े आराम से आप इसको निकाल सकते हैं, इस तरह का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल सकता है। ओके, इसे मिटाते हैं, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए क्या है कि हमने इसमें इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें इस तरह का एक पोर्शन ऐसे ना। तो इसका एरिया चलो हमने S1 कर दिया, इस वाले का एरिया S2। हमें जो ये वाला एरिया है इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मतलब ये कर्व एरिया कह सकते हो, या फिर जो सर्कुलर पार्ट है ये वाला, उसी का हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले तो इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने 5E=0 कर दिया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट कर जाएगी। ओके, अब यहां देखिएगा, इस वाले की एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ। बहुत अच्छे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है, एक मिनट रुकिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इसका एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर,
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया और एरिया वेक्टर किधर हो गया, इधर हो गया, तो इनके बीच का एंगल 180। तो देखते हैं इसका फ्लक्स, टोटल फ्लक्स तो 0, तो एक बार इसके लिए फ्लक्स, एक बार इसके लिए, तो इसको हमने S1 कह दिया, तो फ्लक्स क्या होगा भाई, फ्लक्स S1 के लिए कितना, EdA प्लस बोल रहा हूं S2 वाले के लिए EdA इज इक्वल टू कितना, 0 है। हाँ जी, इसके लिए क्या हो जाएगा, 0। तो इस फ्लक्स को आप ऐसे भी तो दिखा सकते हो, तो ये दिखा दीजिए ऐसे करके। हमने किसको किसको निकालना है, ये S1 के लिए निकालना है और ये S2 के लिए निकालना है, ऐसे निकालना। तो कितना होगा फ्लक्स, देखो इसके लिए E और DA हम लोग चलो एरिया को A कर लेते हैं, एरिया A S1 वाले के लिए देखेगा दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसका मतलब 180 एंगल बनेगा। और फिर प्लस इसके लिए बताइएगा, इसको तो हमें पता ही नहीं है, तो इसमें फाइंड करना है, तो हमको S2 कर लेंगे इक्वल टू 0, ऐसा है ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी टोटल, एरिया इसका कितना हो सकता है, ये तो पहले माइनस होगा E इंटू A और इसके साथ प्लस फाई S2 इक्वल टू 0। यहां इसे उधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा फाई S2 इक्वल टू माइनस नहीं प्लस E इंटू A मीन्स क्या, इसका एरिया। तो जो ये पार्ट है वो कैसा है, एक सर्कल बना रहा है। अगर इसकी रेडियस हमने कह दिया कि कैपिटल R है, तो यार ये कितना बना रहा होगा, E इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा, इस वाले का कितना भाई, इस वाले का कितना हो जाएगा, E इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमने इसको चाहे तो आप ये लिखे या फिर ना लिखिए, तो मैं ऐसे करके दिखा रहा था, तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अच्छा तो आइए एक और देखते हैं। Find the electric flux for a given figure। इस फिगर के लिए हमें एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना, फिगर में बना देता हूं। आपका फिगर कुछ इस ढंग का दिया गया है, ऐसा है, और यहां पर एक चार्ज रखा गया है प्लस, राइट। तो ये प्लस क्यों है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बाहर की तरफ निकलेंगी, ऐसे। ओके, यहां का एक छोटा सा एरिया ले लिया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिधर डायरेक्शन होती है उधर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा देते हैं। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, छोटे से इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, इस छोटे से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, इस छोटे से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, है भाई। तो इससे निकलने वाला कुल वैल्यू फ्लक्स में बताना है, तो हम यहां लिख देते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे निकलने वाला कितना होगा, यही हमें फाइंड करना है। आइए देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे फाइंड करेंगे। छोटे से पार्ट के लिए आप फाइंड करो, तो ये छोटा सा पार्ट के लिए अगर फाइंड करोगे तो ये छोटा सा होगा, डी फाई कितना होगा, E इंटू ए वेक्टर फॉर्म में, हाँ जी, E A कॉस दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सब एक ही डायरेक्शन होगा, तो ये कितना आ जाएगा, E इंटू A। ओके, टोटल फ्लक्स अगर हमें निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E, तो क्या आएगा भाई, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल हमने आपको बताया था, इसमें कर दिया हमने। ये क्लोज इंटीग्रल किसके लिए लागू होगा, कब लागू होगा, ये देखिए। पहले तो ये आप सोचो,
यहां से इसकी डिस्टेंस चलो आर है, ये डिस्टेंस आर है, ये वाली डिस्टेंस, सब डिस्टेंस आर है। एक स्फेयर है, तो इसके एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? सेम रहेगी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल दी पॉइंट ऑफ क्या भाई? सरफेस। इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। उसका मैग्नीट्यूड कितना? 1/4πε0 Q/r², ऐसा समथिंग। क्या रखो ना यार, तो E की वैल्यू रखना है, क्लोज इंटीग्रल 1/4πε0 हम टोटल निकाल रहे हैं, और यहां पर DA। DA क्या है? DA इस छोटे से पार्ट का एरिया है। तो ये छोटा सा पार्ट जुड़ते जुड़ते कितना हो सकता है? पूरे स्फेयर के बराबर, पूरे स्फेयर के एरिया के इक्वल हो सकता है। तो भाई ये 1/4πε0 Q/r² हमने बाहर कर दिया, और ये इंटीग्रेशन हम इसके साथ ले लें, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ सकती है? टोटल ऐड किया जाए, इसका पूरा एरिया जितना होगा उतना आएगा। तो इसका पूरा एरिया कितना होता है भाई? सोचो, Q/r² इंटू 4πr² इतना होता है। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना? ये देख लो, बचेगा Q/ε0। तो यहां पर पूरा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा? इतना। और ये है एक गॉस लॉ। दिस इज गॉस लॉ। दिस इज क्या है? गॉस लॉ। ये गॉस लॉ। अगली टॉपिक हम लोग इसी गॉस लॉ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप इसे अच्छे से नोट कर